नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 उसका जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला, ठीक है। इससे पिछला लेक्चर में करीब करीब 3 लेक्चर हम ख़त्म कर दिए थे, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर आज चैप्टर 1 का आखिरी लेक्चर है, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरी का, उसका हमारा आखिरी लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर आएगा, इसका हो सकता है मतलब इसका पूरा निचोड़ आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आखिरी ये लेक्चर है। इसके बाद क्या हो गया आपका, ये जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जो बचा हुआ टॉपिक था इस चैप्टर का वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग शुरू करेंगे। हम बताए थे कि इस पिछला लेक्चर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के पूरा प्रकार पढ़ चुके थे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दहन, ठीक है। एक ज़्यादा डाल दिया इसमें, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं दहन। इससे आगे का जो चैप्टर है टॉपिक है वो है दहन। अंग्रेजी में सर इसको कम्बसन बोलते हैं, ठीक है। कम्बसन, कम्बसन मतलब होता है दहन। दहन का एक्चुअली में जो अर्थ होता है वो होता है जलना, ठीक है। दहन मतलब, दहन का अगर अर्थ की बात करें तो दहन का अर्थ होता है, दहन का सर अर्थ होता है जलना, ठीक है। और इसमें देखिए इस दहन में नॉर्मली 2 प्रकार का पदार्थ पाया जाएगा, ठीक है। एक तो दहनशील हो जाएगा और एक होगा अदहनशील। तो जो पदार्थ जल जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है। और जो नहीं जलेगा उसको बोलते हैं अज्वलनशील या अदहनशील पदार्थ, ठीक है। तो ये लिखिएगा कि जो पदार्थ जल जाएगा, ठीक है, या जो पदार्थ जलता है, ठीक है, जलता है, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और जो नहीं जलता है, और जो नहीं जलता है उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ज्वलनशील पदार्थ में आपका क्या हो जाएगा, लकड़ी हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब जल जाता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है। और जो नहीं जलेगा, जैसे में बालू हो गया, आपका पत्थर हो गया, ईंटा हो गया, ये सब क्या होता है, नहीं जलता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे अज्वलनशील पदार्थ, ठीक है। तो ज्वलनशील पदार्थ में सर आपका क्या हो गया, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, लकड़ी, मोमबत्ती, ठीक है, कार्बन, सल्फर, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम, ठीक है। ये सभी क्या हो गया, ये सभी ज्वलनशील पदार्थ हैं, ज्वलनशील पदार्थ हैं, ठीक है, पदार्थ हैं। और लकड़ी हो गया, लकड़ी कह रहे हैं, पत्थर हो गया आपका, ईंट हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, ठीक है, गिट्टी, ये सभी क्या हो गया, ये सभी आपका अज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है, अज्वलनशील पदार्थ हैं। ये सब क्या हो गया, अज्वलनशील पदार्थ। अच्छा, इसके बाद हमारा जो है ना वो है ज्वलन ताप, ठीक है। क्या है, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप बोलिए या परज्वलन ताप बोलिए। तो ज्वलन ताप किसको बोलेंगे, तो देखिए, कोई भी पदार्थ जलता है, ठीक है, तो पदार्थ को जलने के लिए किसी न किसी टेम्परेचर की जब ताप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी पदार्थ जलने लगता है, ठीक है, उसी ताप को, उस पदार्थ का क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप या परज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। तो ये लिखिएगा आप, ज्वलन ताप, ठीक है, ज्वलन ताप, या इसी को बोलते हैं परज्वलन ताप।
तो किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ताप की आवश्यकता, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और कोई पदार्थ या और कोई भी पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर जलना शुरू करता है, ठीक है। कोई भी पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन या प्रज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात देखिएगा, अक्सर क्या होता है, कोई पदार्थ बहुत जल्दी जल जाता है, ठीक है, और कोई पदार्थ बहुत देरी से जलता है, ठीक है। तो ये सब जो है ना उसकी प्रकृति, ठीक है, और उसकी अवस्था पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा कि ज्वलन ताप जो होता है पदार्थ की प्रकृति और अवस्था पर निर्भर करता है, ठीक है। ज्वलन ताप पदार्थ की प्रकृति एवं अवस्था पर निर्भर करता है। चूंकि देखिए कागज का जो आपका ज्वलन ताप होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। कागज का क्या होगा, ज्वलन ताप बहुत कम, क्योंकि कागज तुरंत जल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर लकड़ी का लीजिएगा, ठीक है, चेलार का, तो उसका ज्वलन ताप आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा देरी से जलेगा, उसको उतना टेम्परेचर पर वो पहुँचेगा तब जा करके जलेगा, ठीक है। तो वही कहा गया है कि ज्वलन ताप यानी किसी भी पदार्थ को जलने के लिए आपका ताप का जरूरत पड़ता है, और कोई भी पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर, यानी मतलब उसका जो एक नॉर्मल पॉइंट होता है उतना पर पहुंचकर वो जलने लगेगा, तो उसी पॉइंट को, उसी ताप को क्या बोलेंगे हम लोग, ज्वलन ताप कहेंगे, ठीक है। और ज्वलन ताप पदार्थ की प्रकृति और किस पर निर्भर करेगा, तो अवस्था पर, ठीक है, कि पदार्थ की किस प्रकार का पदार्थ है। अगर कागज जैसा पदार्थ रहेगा, ठीक है, हल्का पदार्थ, तो उसका ज्वलन ताप क्या होगा, कम होगा, और थोड़ा भारी रहेगा जैसे में लकड़ी हो गया, मतलब तो उसका ज्वलन ताप आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद सर आपका दहन का एक्चुअली में परिभाषा क्या होगा, दहन का परिभाषा तो लिख लीजिएगा, दहन यानी कम्बसन का। तो दहन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जल करके प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करेगा, तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे दहन, ठीक है। तो इसके परिभाषा में आप अगर लिखना चाहिएगा तो लिखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जलकर प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करता है, दहन कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। और दहन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी किसको बोलते थे, तो पिछले लेक्चर में हम बताए हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो जिसमें क्या होगा, पदार्थ के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, तो इसमें क्या होगा आपका ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा इसमें देगा ये, ठीक है। तो लिखिएगा कि दहन एक ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। दहन एक क्या है, ऊष्माक्षेपी उपचयन अभिक्रिया।
इसके एग्जाम्पल में अगर देना चाहिएगा तो एग्जाम्पल में जैसे कार्बन हो गया और ऑक्सीजन, ये दोनों आपका मिल करके CO2 बनाएगा और इसमें आपका प्रकाश और ऊष्मा, प्रकाश और प्लस ऊष्मा देगा, ठीक है। उसी प्रकार H+O2 हो गया, SO2 हो गया, सल्फर ऑक्साइड, और इसमें भी प्रकाश प्लस ऊष्मा देगा, ठीक है, ऊष्मा। उसके बाद सर जैसे H2+Cl2 हो गया, H2+Cl2, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा और इसमें भी आपका प्रकाश और प्लस में क्या देगा, ऊष्मा देगा, ठीक है। तो कम से कम 2-3 एग्जाम्पल आप दहन का भी दे दीजिएगा तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर किसी भी पदार्थ का, ठीक है, दहन करवाना है तो उसके लिए कुछ शर्त होता है, ठीक है। उस शर्त को अगर पालन करेगा तभी उस पदार्थ का दहन होगा, अन्यथा क्या होगा, पदार्थ नहीं चलेगा। तो दहन के लिए आवश्यक शर्त में क्या है, दहन के लिए आवश्यक, ठीक है, शर्त, अगर किसी पदार्थ को दहन करवाना है तो सबसे पहले दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, यानी कि वो पदार्थ जलने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पत्थर लेकर के जला रहे हैं उसको तो वो नहीं जलेगा, ठीक है। सबसे पहला क्या है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। पहला आपका दहनशील यानी पदार्थ जलने वाला होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका है ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि वो जो पदार्थ है अपने ज्वलन ताप पर पड़ना चाहिए, ठीक है। ज्वलन ताप की प्रकृति, ठीक है, यानी कि ज्वलन ताप की क्या होना चाहिए, प्रकृति होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका क्या है, तो तीसरा आपका है ज्वलन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति, ठीक है। यानी कि जैसे आप जलने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन आपको उसको मिलेगा तभी वो जलेगा, ठीक है। तो तीसरा आपका है यहाँ पर ज्वलन ताप की प्राप्ति लिख लीजिएगा, ठीक है, प्राप्ति। तीसरा है ज्वलन के पोषक तत्वों की प्राप्ति, ठीक है। ज्वलन ताप की प्राप्ति हो गया, ज्वलन के पोषक तत्वों की प्राप्ति, यानी जलने के लिए जो जो चीज का जरूरत है वो चीज आपको लगेगा तभी किसी पदार्थ को आप जला सकेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो है इसको मिटाते हैं क्योंकि बोर्ड हमारा भर चुका है, ठीक है। तो इतना आप छाप लीजिए। अब हमको लग रहा है थोड़ा ही देर का ये चैप्टर बचा है, ठीक है। इसके बाद हम इसका एक लेक्चर नंबर 5 में पूरा निचोड़ ला देंगे, ठीक है, आपको इस पूरा चैप्टर का। उसके बाद हम लोग फिर दूसरा चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आपका फिजिक्स का शुरू करें, क्योंकि फिजिक्स का हम एक चैप्टर यानी प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन खत्म कर चुके हैं और ये एक चैप्टर हो जाएगा तो फिर हम दूसरा चैप्टर फिजिक्स का शुरू करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है, इसी कारण से ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपका सारा ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस साल होते होते पूरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, तब तक इसको मिटाते हैं। यहाँ पर एक चीज कर लीजिएगा, यहाँ पर जो है ना दहन कर लीजिएगा, ठीक है। दहन के पोषक तत्वों की उपस्थिति या प्राप्ति उपस्थिति कर लीजिएगा, ठीक है, उपस्थिति। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए, तब तक इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग ज्वाला पढ़ते हैं, ठीक है। ज्वाला किसको बोलते हैं? ज्वाला सर, ज्वाला को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फ्लेम्स, ठीक है। और गांव घर की भाषा में इसको अक्सर ठंडी महीना में देखिएगा तो धंधरा बोलते हैं, ठीक है। तो ज्वाला किसको कहेंगे? तो ज्वाला देखिए, ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ पर क्या होगा, गैसीय पदार्थ जलता है, ठीक है। ज्वाला
ज्वाला उस क्षेत्र को कहेंगे जहाँ पर गैसीय पदार्थ जलता है। तो इसका परिभाषा लिखिएगा कि ज्वाला वह क्षेत्र है, ज्वाला वह क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर गैसीय पदार्थ जलता है, ठीक है, जलता है। और जब भी हम लोग दहन करेंगे, ठीक है, तो दहन में ज्वाला तब उत्पन्न होगा जब दहनशील पदार्थ और दहन के पोषक पदार्थ, ठीक है, दोनों गैसीय अवस्था में रहेंगे, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा कि दहन में ज्वाला तब उत्पन्न होती है जब दहनशील पदार्थ, ठीक है, दहनशील पदार्थ और दहन के पोषक पदार्थ, ठीक है, दहन के पोषक पदार्थ दोनों आपका किस में रहेगा, दोनों गैसीय अवस्था में रहता है, ठीक है, दोनों गैसीय अवस्था में रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका, यानी ज्वाला समझ गए, ज्वाला क्या होगा, एक प्रकार का क्षेत्र है जहाँ पर गैसीय पदार्थ जलेगा, ठीक है। और जब भी हम लोग दहन करेंगे तो दहन में आपको जो ज्वाला है तब उत्पन्न होगा जब दहनशील पदार्थ और दहन के पोषक पदार्थ दोनों क्या होगा, आपका गैसीय अवस्था में रहेगा, ठीक है, यानी गैस स्टेट में, ठीक है, गैसीय अवस्था में रहेगा। उसके बाद आपका है मोमबत्ती, ठीक है। और ज्वाला के जो क्षेत्र हैं वो ज्वाला के जो क्षेत्र है बताए गए हैं वो 4 बताए गए, ठीक है। एक नीला होता है, एक काला, एक दीप्त और एक अदीप्त, ठीक है। तो मोमबत्ती के माध्यम से हम लोग उस चारों क्षेत्र को देखेंगे भी कि आखिरकार किस क्षेत्र में क्या होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले लिखिएगा कि ज्वाला के मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं, ठीक है, मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। पहला क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, नीला क्षेत्र, ठीक है। दूसरा आपका काला क्षेत्र, ठीक है, काला क्षेत्र। और तीसरा क्या कहलाता है, तो तीसरा आपका दीप्त, ठीक है, दीप्त क्षेत्र। और चौथा आपका हो गया अदीप्त क्षेत्र, ठीक है, अदीप्त क्षेत्र। जब भी ज्वाला उत्पन्न होगा तो उसमें कुल मिलाकर के आपका 4 गो क्षेत्र बनेगा, ठीक है। अब देखिए, इसको जब भी हम देखेंगे तो मोमबत्ती के माध्यम से देखेंगे। और मोमबत्ती किसको बोलेंगे, ये भी आप लिख लीजिएगा, कैंडल जिसको बोलते हैं, मोमबत्ती, कैंडल, ठीक है। तो मोमबत्ती ठोस हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, मिश्रण होता है। और मोमबत्ती मोम का बना होता है, ठीक है, और जिसके बीच में एक धागा पिरोया रहता है। दीपावली में आप ये सब यूज जरूर करते होंगे, ठीक है, मोमबत्ती का। तो लिखिएगा कि मोमबत्ती ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ठीक है, मोमबत्ती ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण है। यह मोम का बना होता है, ठीक है, मोम का बना होता है। यह मोम का बना होता है जिसके बीच में एक धागा पिरोया रहता है, जिसके बीच में एक धागा पिरोया रहता है, ठीक है। ये आपका पूछा जाएगा कि मोमबत्ती जो है किस चीज का मिश्रण है, तो ठोस हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। और मोमबत्ती मोम का बना होता है, ठीक है। और इसमें आपको बताए थे कि मोम का पिघलना और मोम का जलना 2 अलग अलग बात है, ठीक है। मोम जब पिघलेगा
तो आपका भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा, लेकिन मोमबत्ती का जलना, ठीक है, वो आपका रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप वहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए ज्वाला के मुख्य तो 4 क्षेत्र बताए हैं हम, ठीक है, और एक है नीला, एक काला, एक दीप्त और एक अदीप्त। ठीक है, तो मोमबत्ती के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि आखिरकार नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र किस किस को बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे आपका ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये आपका मोमबत्ती है। ठीक है, ऐसे हुआ। ठीक है, ये आपका मान के चलिए एक प्रकार का मोमबत्ती है। ठीक है, इसमें धागा पिरोया है। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका नीला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, नीला क्षेत्र। और ये आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा काला क्षेत्र। ठीक है, काला क्षेत्र। ये आपका हो जाएगा दीप्त क्षेत्र। ठीक है, दीप्त क्षेत्र। ठीक है, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा अदीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र। ठीक है, ये आपका नीला, ये काला, ये दीप्त और ये अदीप्त। ठीक है, तो सबसे पहले आपका नीला क्षेत्र। ठीक है, नीला क्षेत्र। नीला क्षेत्र सर किसको बोलेंगे? तो देखिए नीला क्षेत्र उसको बोलेंगे जहाँ पर क्या होगा, तो ये गैसीय अवस्था में रहेगा। ठीक है, और इस क्षेत्र का जो होता है टेम्परेचर बहुत कम रहता है। इसमें क्या होगा, इतना कम रहता है इसका टेम्परेचर कि इस क्षेत्र में आप माचिस के तीली भी ले जाइएगा तो क्या होगा, वो नहीं जलेगा। ठीक है, तो नीला क्षेत्र के बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि इस क्षेत्र में पदार्थ उष्मा पाकर गैसीय अवस्था में रहता है। ठीक है, यहाँ पदार्थ का दहन नहीं होता है। यहाँ पदार्थ का क्या होगा, दहन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं रहता है। ठीक, देखिएगा इस क्षेत्र का ताप बहुत कम होता है। यहाँ माचिस की तीली ले जाने पर भी उसमें आग नहीं पकड़ता। ठीक है, आग नहीं पकड़ता है। ठीक, मतलब इस क्षेत्र में क्या होगा, पदार्थ उष्मा पाकर के गैसीय अवस्था में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर पदार्थ का दहन नहीं होता। ठीक है,
क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा यहाँ पर मिलता नहीं है, और इस कारण से यहाँ इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर आप माचिस का तीली भी ले जाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो भी नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये आपका नीला क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब हम लोग काला क्षेत्र की ओर चलते हैं, तब तक इसको मिटाते हैं, इसको लिख लीजिए। यहाँ पर एक चीज कर लीजिए, आप पदार्थ के कोष्ठ में आप मोम लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोम का ही जलता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या होगा, मोम जो है उसमें पाकर गैसीय अवस्था में धागा को घेरे रहता है। ठीक है, गैसीय अवस्था में धागा को, ठीक है, धागा कर लीजिएगा, इसमें धागा को घेरे रहता है, घेरे रहता है। ठीक है, इसी को बोलेंगे नीला क्षेत्र। और यहाँ पदार्थ का धन्य है, बाकी ठीक है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए, अब दूसरा जो हमारा है वो है काला क्षेत्र। ठीक है, दूसरा हमारा कौन है, काला क्षेत्र। दूसरा हमारा है काला क्षेत्र। देखिए, काला क्षेत्र किसको बोलेंगे, तो धागे का ऊपरी सिरा, ठीक है, जहां पर मोम क्या होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, उसको हम लोग बोलेंगे काला क्षेत्र। लिखिएगा कि धागे का ऊपरी सिरा, ठीक है, ऊपरी सिरा जहां मोम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, कोमा, काला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, काला क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर क्या होगा, कार्बन का अर्धजला कण रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इस क्षेत्र में या यहाँ पर कार्बन के अर्धजले कण उपस्थित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पर हमारा है दीप्त क्षेत्र। ठीक है, दीप्त क्षेत्र, तो दीप्त जो क्षेत्र है ना, वो हमारा जो मोम है उसका ये दहन का अपूर्ण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, और इस क्षेत्र में क्या होगा, जो मोम का जो कण होगा वो ज्वाला के साथ उष्मा पाकर के चमकने लगेगा, और जिससे ये क्षेत्र आपका पीला दिखाई देगा। ठीक है, और इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का ताप आपका मध्यम होता है। ठीक है, तो लिखिएगा दीप्त क्षेत्र मोम के अपूर्ण दहन का क्षेत्र है। ठीक है, अपूर्ण दहन का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है। उसके बाद लिखिएगा यहाँ मोम के अर्धजले कण उष्मा पाकर, मोम के अर्धजले कण ज्वाला के साथ उष्मा पाकर चमकने लगते हैं। ठीक है, चमकने लगते हैं, जिससे ये क्षेत्र क्या होगा, जिससे यह क्षेत्र
पीला दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। और इस क्षेत्र का जो ताप होता है वो क्या होता है, मध्यम होता है। लिखिएगा, इस क्षेत्र का ताप मध्यम होता है। उसके बाद आपका है लास्ट एक बचा हुआ अदीप्त क्षेत्र, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पर लिखिएगा चौथा नंबर में, अदीप्त क्षेत्र, ठीक है, अदीप्त क्षेत्र। ये जो है ना, यह क्षेत्र मोम के पूर्ण दहन का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है, ठीक है। लिखिएगा, यह मोम के पूर्ण दहन का क्षेत्र है, ठीक है, यह मोम के पूर्ण दहन का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है, ठीक है, मिलती है। इस क्षेत्र का टेम्परेचर सबसे अधिक होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। देखिएगा, इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र में इस क्षेत्र का तापमान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, तथा प्रकाश सबसे कम होगा, सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये हमारा चारू क्षेत्र है, वो चारू क्षेत्र हो गया, ठीक है, और इसमें से पूछता भी है। उसके बाद एक दो गैस के बारे में लिख लीजिएगा, उसके बारे में पूछता है। जैसे सर खाना बनाने वाले गैस के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग एलपीजी का, ठीक है, खाना बनाने वाले गैस के रूप में एलपीजी का उपयोग करते हैं, ठीक है, उपयोग करते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, और 1 ग्राम एलपीजी को आप जलाइएगा तो आपको 55 किलो जूल क्या होगा, ऊर्जा आपको प्राप्त होगा, ठीक है। ये भी लिखिएगा कि 1 ग्राम एलपीजी जलाने पर 55 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, प्राप्त होती है। एलपीजी जो है किस किस से मिलकर के बना होता है एलपीजी, तो ये एलपीजी के जो अवयव हैं, एलपीजी कोमा एथेन, ठीक है, एथेन का सूत्र क्या होता है, तो C2 और H6, ठीक है। एलपीजी आपका एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है, प्रोपेन हो गया, C3 और H8, प्रोपेन और ब्यूटेन, और ब्यूटेन का आपका सूत्र क्या होगा, तो C4 और H10, ठीक है। से मिलकर बना होता है, ठीक है, मिलकर बना होता है। इसके बारे में एक चीज और लिखिएगा कि इसका जो मुख्य अवयव होता है वो होता है ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य अवयव पूछेगा, इसका मुख्य अवयव, इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है, ठीक है, ब्यूटेन होता है, ठीक।
उसके बाद आपका एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम, ठीक है, गैस। और इसके बारे में क्या पूछ सकता है, एलपीजी के बारे में आपको इतना पूछ सकता है, ठीक है, एलपीजी के बारे में। और सीएनजी तो आप जानते होंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, तो सीएनजी आपका वाहनों में यूज होता है, ठीक है, लेकिन एलपीजी आपका घर में जो खाना बनाते हैं उसमें यूज होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर भी ये क्या था, हम बोले थे कि आज के लेक्चर में बहुत ही कम ही होगा, क्योंकि अब आपका सिलेबस जो है पहला चैप्टर का वो कम में बचा है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में इसके निचोड़ के साथ मिलते हैं, ठीक है। हो सकता है उसका 1-1.5 घंटा का वीडियो आए, क्योंकि उसमें हम आपको पूरा पहला चैप्टर का जो निचोड़ है वो बता देंगे। उसके बाद ये चैप्टर है जब पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर यानी जिसका नाम है दृष्टि, ठीक है, दृष्टि शुरू करेंगे, आँख। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग इतना रहने देते हैं। और एक चीज़ और लिख लीजिएगा एलपीजी के बारे में कि एलपीजी जो होता है ना, इसमें चूँकि एलपीजी का अपना कोई गंध नहीं होता है, ठीक है, तो एलपीजी में इसका रिसाव का पता लगने के लिए एक गैस मिला दिया जाता है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा कि एलपीजी में गैस का रिसाव का पता लगने के लिए इसमें एथाइल मरकैप्टन, ठीक है, एथाइल मरकैप्टन थोड़ी मात्रा में मिला दिया जाता है, थोड़ी मात्रा में मिला दिया जाता है। चलिए, इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 5 में इसी चैप्टर के साथ, ठीक है, इस चैप्टर के निचोड़ के साथ। वैसे नॉर्मली में ये चैप्टर आपका क्या हो गया, इसका जो थ्योरी था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो चलिए, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए RKMS के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। धन्यवाद।